हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है MK सर। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी, देखो आयनाइजेशन एनर्जी का आगे भी हम लोगों का कई सारे चैप्टर में यूज है। आपको थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी मिलेगा और आगे भी इसका बहुत यूज है। और पीरियोडिक टेबल से जब भी क्वेश्चन रहेगा तो ये 90% चांस रहता है कि आयनाइजेशन से ही क्वेश्चन रहेगा ज्यादातर। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कि आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि किसी भी एटम से आप वो कम से कम एनर्जी यूज कीजिए जिससे किसी भी एटम से, जैसे यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एनर्जी अगर इसको हम लोग देते हैं तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब देखो, जब हम लोग किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जैसे मान लो कि हम लेते हैं कोई एलिमेंट X है, ठीक है, और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। याद रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग एक बार में आप एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन हम निकाले हैं, तब इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर देंगे। एक बात और याद रखना, जैसे मान लो यहाँ हम लोग एनर्जी देते हैं, इसका मतलब है कि एनर्जी जिस सिस्टम में हम देते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, इंडोथर्मिक। जैसे आप जानते हो इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए इंडोथर्मिक में हीट रिक्वायर्ड होता है। हीट हम लोग देंगे तब भी जाके वर्क होगा, हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, हीट रिक्वायर्ड होता है, ये बात को याद रखना। उसके बाद फिर देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि IE1 है। ठीक, दूसरा हम लोग लेते हैं कि फिर इस X प्लस को, ठीक है, इस X प्लस को हम लोग क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर लेते हैं। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर लेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, X पर 2+ चार्ज हो जाएगा और फिर इसका हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और इसको हम लोग बोलेंगे कि यह आयनाइजेशन एनर्जी 2 है। तीसरा हम लोग क्या करते हैं कि फिर से इस 2+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3+ और इसको हम लोग कहेंगे IE3। और इसमें एक और चेक कर लेते हैं, जिसे 3+ है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4+ और फिर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा IE4। ठीक है, IE4। अब एक चीज देखो, जैसे यहाँ पर किसी भी एटम में, इसी चैप्टर में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे साइज ऑफ एटम, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और उसके ऑर्बिटल है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस अगर R हो और यहाँ Q1 और Q2 हो तो कूलम्बिक फोर्स में क्या होता है कि फोर्स ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो जिस तरह से न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन होगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इसका रेडियस R1 लेते हैं, R2 लेते हैं, R3, तो दूरी जब बढ़ेगा तो फोर्स का क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो हमको कम एनर्जी चाहिए, लेकिन मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो फिर दूरी कम हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। किसी भी एटम पर याद रखना, जब भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो वहां पर साइज डिक्रीज करता है। ठीक, तो यहाँ अब कोई भी एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज तो कैसा डेवलप होगा, पॉजिटिव। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो वहां पर हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर हम ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लिखना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो सबसे ज्यादा किसका होगा, IE4 का। तो IE4
सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद IE3, उसके बाद IE2, उसके बाद हो जाएगा IE1। ये सही ऑर्डर है, ठीक है। तो अब तुमसे कोई पूछे किसी भी एटम के लिए XYZ कोई भी एटम के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयोनाइजेशन में किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो आप सीधे बोलोगे थर्ड आयोनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि वहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, रेडियस उतना ही कम होगा, मतलब साइज छोटा हो रहा है। और साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन का फोर्स स्ट्रांगली लगेगा, तो हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम से वह कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड हो जिससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सके। यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसमें फ़र्क है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक बार में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी में जो इसका डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग 1 बाय 1 किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें अगर हम इसका एप्लीकेशन की बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो देखो हम लोग चाहें तो 1 बाय 1 सभी के सभी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, तो निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना, किसी भी एटम से जब सब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, इंसान खत्म हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है, ये ब्लड डोनेट करने गया, ब्लड डोनेट करने गया। अब एक बात बताओ, डॉक्टर अगर गुस्सा आ जाए तो क्या करेगा, इस आदमी को बांध देगा, पकड़ के इसका पूरा ब्लड निकाल देगा। और जब पूरा ब्लड निकाल देगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ससुरा मर जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। डॉक्टर चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन निकालेगा कितना, 1 यूनिट। उसी तरह से हम लोग किसी भी एटम में वही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, उसके कोर इलेक्ट्रॉन में हम लोग निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कोर इलेक्ट्रॉन का अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ब्लड डोनेशन की बात है, अगर कोई मजबूत आदमी हटा कटा अगर गया ब्लड डोनेट करने, अगर डॉक्टर गुस्सा गया और इसके पकड़ के अगर पूरा ब्लड अगर वेन से निकाल लेता है तो ये मरेगा ना। और मरेगा तो कहाँ जाएगा, तो जब एक वैसा स्टेट है, जैसे कोई भी सब्सटेंस 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हो, सॉलिड लिक्विड गैस, एक ऐसा स्टेट है जिसको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। तो जब किसी भी एटम से पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा। जैसे इस भाई साहब का पूरा ब्लड निकाल लिया था, कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा स्टेट। और प्लाज्मा स्टेट वैसा स्टेट है जहां से कोई वापस नहीं आता है। तो इसको याद रखना, समझने के लिए हम बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद जैसे एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को एंथैल्पी भी कहते हैं, ठीक है। तो वी कैन रिमूव all electron from the atom by using application of ionization energy, but atom is highly unstable and goes to प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे मान लो कि लिथियम है, लिथियम पर आप ध्यान से देखोगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। तो अगर हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1, जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, Li प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा Li प्लस, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Li2 प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। फिर Li2 प्लस है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो Li3 प्लस हो जाएगा और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो एटम होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, और कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा स्टेट में। तो याद रखना, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर का,
तो किसी एटम पर जो चार्ज डेवलप रहता है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मान लो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है कि कैल्शियम पर 2+ चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, +2। तो अब एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग हम एक आपसे प्रॉब्लम पूछते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन प्लाज्मा स्टेट, ठीक है ना, प्लाज्मा स्टेट। तो देखो जनरली हम लोग जानते हैं कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है, लेकिन अब यहाँ पर हो रहा है प्लाज्मा स्टेट की बात। तो प्लाज्मा स्टेट में क्या होगा कि सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 11। तो अगर मान लो कि सोडियम से हम 1 बाई 1 करके अगर 11 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, सोडियम पर 11+, ठीक है। अब प्लस इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, 11 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो इस केस में प्लाज्मा स्टेट में अगर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। कितना हो जाएगा, सॉरी +11। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन प्लाज्मा स्टेट याद रखना वो +1 होगा, लेकिन जनरली जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +1। अल्कली मेटल है ग्रुप 1 का, आप रिडॉक्स रिएक्शन में आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में याद रखिएगा कि किसी भी एटम से अगर एप्लीकेशन यूज करके आयनाइजेशन एनर्जी का हम 1 बाई 1 अगर सभी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं, तो वो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं, पीरियोडिक टेबल से देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो जैसे हम बना रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल, ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट टू राइट, जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप बोलते हैं। तो यहां देखोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा लेफ्ट से आप राइट की तरफ जाइएगा तो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज, लेकिन ध्यान रखना नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है आयोनाइजेशन एनर्जी, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब यही टॉप टू बॉटम आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज बट नॉट ऑलवेज, ठीक है, ये बात को याद रखना। अब देखो कोई भी पीरियोडिक टेबल में आप अगर देखते हैं, जैसे यहाँ पीरियोडिक टेबल हम आपको बता रहे हैं, तो इस पीरियोडिक टेबल में याद रखना कि देखो जैसे राइट साइड में कौन है, सबसे लास्ट साइड में, और टॉप पोजीशन पर हीलियम है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो हीलियम का मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम आपको अभी बताए हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करेगा। फिर टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा तो डिक्रीज करेगा। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का होगा, और लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो वो सीजियम या फ्रांसियम का होगा। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम लोग साथ में फ्रांसियम का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो हो जाएगा हीलियम। अगर हम बात करते हैं कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर लोएस्ट वैल्यू की बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए तो वो होगा सीजियम या होगा फ्रांसियम, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। अगर मान लो कि एग्जांपल के लिए अगर हमसे कोई पूछता है कि मान लो एग्जांपल के लिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following highest which of the following have highest value of आयनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन आपको दे दे हीलियम, ऑप्शन दे दे लिथियम बी में, ऑप्शन सी में आपको दे दे सोडियम, ऑप्शन डी में आपको दे दे पोटेशियम। तो इस केस में अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो आपको तो सीधे सीधे क्लियर पता है कि हाईएस्ट वैल्यू जो होगा वो हीलियम का होगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर दूसरे तरह से पूछे, जैसे मान लो कि ऑप्शन ए में इन एबव क्वेश्चन, इन एबव क्वेश्चन, इन एबव क्वेश्चन, ऊपरे वाला सवाल में अगर इस तरह से पूछ दे, जैसे ऑप्शन एक में हीलियम है, ऑप्शन बी में लिथियम प्लस है, ऑप्शन सी में मान लो कि बेरिलियम है और ऑप्शन डी में फ्रांसियम है। अगर इसमें अगर कोई पूछता है कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, तो इसमें कैसे कंसीडर करोगे? मत सीधे खट से मत लिख देना कि हीलियम होगा, हीलियम इसमें आंसर नहीं है। क्यों हीलियम आंसर नहीं है वो देखो, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हुआ है, तो ये भी कैसा है? फर्स्ट आयोनाइज्ड हीलियम ही है, फर्स्ट आयोनाइज्ड हीलियम है। अब इसके अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो कितना है? 2 प्रोटॉन और सराउंडिंग में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिर इसमें आप देखेंगे तो इसके न्यूक्लियस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा ना, किसके कंपेरिजन में? इसके कंपेरिजन में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो इसलिए इस केस में ये आंसर होगा बी, फर्स्ट आयोनाइज। अगर मान लो कि बेरिलियम पर अगर 2 प्लस रहता तो ये सेकेंड आयोनाइज्ड हो जाता, समझ गए ना? तो इसका आंसर ये हो जाता। तो ये भी चेक कर लेना, सीधे हमेशा याद मत रख लेना कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी किसका? तो हीलियम का। ये अलग बात है, जब सब न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा तो हाईएस्ट वैल्यू जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी का वो आपका कौन सा होगा? वो हीलियम होगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी किस किस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें ये बहुत अच्छे से याद रखना। अब आयनाइजेशन एनर्जी किस किस बात पर निर्भर करता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ है, पहला है कि फैक्टर इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें हम लोग पहला बात करेंगे कि साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम के लिए देखो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग टॉप टू बॉटम किसी पीरियोडिक टेबल में आएंगे, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, ठीक। अब देखो ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो इसमें क्या होगा कि साइज इंक्रीज करेगा। देखो तो कोई भी ऊपर से अगर नीचे हम लोग आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो तो एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। देखो जब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आते हैं तो पॉइंट नंबर 1, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, साइज भी बढ़ेगा। और जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। इट मींस रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। और जब रेडियस अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ये भी डिक्रीज करेगा। बहुत आसान बात है, सिंपल सा समझिए एकदम।
जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, तो उसको थोड़ा सा एनर्जी देंगे, खट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये कब की बात करेंगे, जब हम लोग टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में आएंगे तब। जैसे ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन होता है, लिथियम है, सोडियम है, फिर पोटेशियम है। तो अगर हम लोग ऐसे कोई पूछे लिथियम लिथियम पोटेस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इसमें अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी ये ऑर्डर हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर देगा। आप इस बात को याद रखना, इसको कहते हैं साइज ऑफ एटम। ठीक, दूसरा जो हम लोगों का पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसको। इसके बाद है न्यूक्लियर चार्ज, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर चार्ज के लिए क्या होगा। न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे जब कभी भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होगा। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाइएगा ना, तो एक चीज याद रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा ना, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। अब देखो, अब किसी भी एटम पर हम शुरू में बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें साइज उतना ही कम होगा। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कार्बन है और फिर नाइट्रोजन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 2,4, तो 4 हो गया, और इसका होता है 2,5। अब यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और इधर से 4 रिमूव होगा, तो जब पॉजिटिव चार्ज की संख्या इस पर कितना आ जाएगा, +5 डेवलप होगा, और इस पर कितना हो जाएगा, +4। तो अब इसके कंपेरिजन में इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो जब सॉरी, इसका नाइट्रोजन का साइज होगा छोटा, कार्बन का होगा बड़ा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और रेस्ट जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में सेम है। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज जो होगा ना, साइज जैसे इसमें कि N5+ लेस देन होगा C4+ का। तो आप क्या देख रहे हो कि जितना दाहिने तरफ जाएंगे उतना ही उसमें साइज क्या होगा कि डिक्रीज करेगा। जब साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीजेज, तो बाबू जब साइज डिक्रीज कर रहा है साइज, तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। अब जिस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा है, तो वहां आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा, तो ये भी इंक्रीज करेगा। समझ गए बात को, तो ये याद रखिएगा। अगर डायग्राम से समझना चाहते हैं तो देखिए, ये हो गया, इस पर कम पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया, इस पर ज्यादा है, फिर इस पर ज्यादा है, फिर इस पर है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी डिक्रीज कर रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, सवाल तो ये है कि हम लोग समझ गए बहुत अच्छे से, लेकिन किसी भी पीरियोडिक ट्रेंड्स को याद रखने के लिए आपको कुछ ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस ट्रिक से याद रखेंगे ना, तो हमको पीरियोडिक टेबल में कैसे याद रखेंगे कि कौन कहाँ है। तो उसके लिए जैसे ये आप देख रहे हो, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें हम लोग 1 बाय 1 सभी ग्रुप को, जो भी पी ब्लॉक एलिमेंट है और एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसको हम लोग याद रखेंगे, और कम से कम हम लोग एक डी ब्लॉक एलिमेंट का भी याद रखेंगे। तो आपको पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन के लिए याद रखना है,
इधर जाइएगा तो इंक्रीज करेगा और नीचे की तरफ आइएगा तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक, तो यहां से हम लोगों को ध्यान देना है कि याद कैसे करना है। अब इसमें जैसे पहला हमारा पॉइंट है वो है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, ठीक है, अल्कली मेटल। तो देखो इसमें हो जाएगा लिथियम, इसको और हम लोग बोलेंगे यह ग्रुप 1 एलिमेंट है। ये क्या है? ग्रुप 1 एलिमेंट है। तो इसमें लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होता है, और इसी में हाइड्रोजन भी होता है। तो देखो एक चीज याद रखना कि जैसे एक एलिमेंट का अगर आपका एटॉमिक नंबर याद हो जाए तो आगे वाला सब आसानी से याद हो जाएगा। जिसमें इसका कितना होता है 1, इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे, ठीक है, पीरियड नंबर, तो ये हो जाएगा कितना 3। फिर इसमें हम लोग 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 11। फिर इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 19। फिर अब इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 37। फिर आप इसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना ये हो जाएगा 55, और फिर इसमें 32 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ 87। ये हम लोग लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन से, तो 2, 8, 18, 32, 50। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट में ये दोनों रिपीट होता है 2-2 बार। जैसे यहाँ देखो 2 बार हम यूज किए हैं। तो अब जब ये याद रहेगा जोड़ने का तरीका, तो हम लोगों का एटॉमिक नंबर आसानी से याद हो जाएगा। एक ही में समझ लो, बाकी में और समझने का जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लो। अब इस ग्रुप को मेनली हम लोगों का डिस्कस ये करना था कि याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने के लिए एक हिंदी ट्रिक याद रखना, हम जो बताते हैं। देखो यहां से लेकर यहां तक क्या है, हलीना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हलीना। ठीक है, और के से करे और आर बी से रब, तो हलीना करे रब से फरियाद, रब से फरियाद। मान लो उसको कुछ भुला गया हो, उसको पाने के लिए वो दुआ कर रही है। ठीक है, तो याद रखना हलीना करे रब से फरियाद, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा ये ग्रुप 1 एलिमेंट का है। और जब तक याद नहीं रखोगे कि कौन से ग्रुप में कौन सा है, तो कैसे आप डिसाइड करोगे? ठीक है, तो आसानी से इसको याद रखना। फिर उसी तरह से अगर हमको ग्रुप 2 के लिए देखना है तो इसको अच्छे से समझ गए। अब ग्रुप 2 एलिमेंट जिसको अल्कलाइन कहते हैं, तो उसके लिए याद आपको करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ पर जो हम लोगों का है इसको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका +2 वैलेंसी होता है। इसको याद रखना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। देख लो एक बार फिर से, इसको क्या याद रखना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर, दूधू को कैसे चला करे, एगो रखो। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो याद रख लेना क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कन्या सुंदर मतलब वाइफ, कन्या सुंदर बाप राजी, और उसका होने पड़ेगा बाप राजी। ठीक है, उसको होना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फिर अगर आप देखते हो इसके बाद वाले ग्रुप का, जैसे बोरोन फैमिली, अगर बोरोन फैमिली की हम बात करते हैं तो बोरोन फैमिली के लिए क्या हो जाएगा, बोरोन फैमिली में होता है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, थैलियम। तो इसके लिए याद रखना बैगन, आलू, गोभी इन थैली, क्या हो जाएगा, बैगन, आलू, गोभी इन थैली। पॉलिथीन में रख लीजिए, बैगन आलू गोभी बाजार से खरीद के लेकर रख लीजिए, हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं बोरोन फैमिली। फिर इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली,
अब कार्बन फैमिली की बात करेंगे, ठीक, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और लेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कैसी गीत सुनोगे प्यारे बलम, आसानी से याद रहेगा, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बलम, तो क्या हो जाएगा, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बलम, ठीक है। तो ये हम लोगों का कार्बन फैमिली है। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं तो जैसे नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। अब नाइट्रोजन फैमिली के लिए याद रखना, उसमें हो जाएगा नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसमें हो जाएगा नाना पाटकर असरानी सब बीमार, ठीक है ना, नाना पाटकर असरानी सब बीमार, तो क्या हो जाएगा, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, एकदम आसानी से याद रख सकते हो, सब बीमार, आसानी से आप याद रख सकते हो। इसके बाद जो हम लोगों का फैमिली है, जैसे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ठीक है, आप इसको नोट कर लोगे, ठीक। उसके बाद देखो, इसके बाद हम लोगों का है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या हो जाएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, याद रहेगा। उसके बाद होता है ऑक्सीजन वाले के बाद होता है फिर से हेलोजन फैमिली, तो हेलोजन फैमिली में आप याद रखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और लास्ट में होता है स्टैटिन। तो इसको हम लोग कहते हैं फिर कल बाहर बाहर आएगी अंटी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अंटी, फिर कल बाहर आएगी अंटी, तो ये हो गया। और लास्ट है इनॉट गैस, इनॉट गैस के लिए देखो जैसे हीलियम, नियॉन, उसके बाद है आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और लास्ट में है रेडॉन। तो इसमें याद रखना हरभजन ने अगरकर को जीरोक्स से रोका, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ट्रिक है, आप इसको याद करके रखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बिना इसके आप कोई भी क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसमें नहीं, एक टॉपिक और इसमें हाफ और फुल फील्ड वाला हम लोग देख लेते हैं, जैसे कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। देखो इसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है ना, वो ब्लॉक के मतलब फीलिंग के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लेते हैं हम कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करेंगे ना, स्टेबिलिटी के तो सबसे ज्यादा होगा फुल फील्ड का, फुल फील्ड का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा हाफ फील्ड का, और हाफ फील्ड के बाद होगा पार्शियल फील्ड का, पार्शियल फील्ड का सबसे कम होगा। जैसे मान लो कि कोई हम डी सब सेल लेते हैं, डी सब सेल, अब डी सब सेल में फुल फील्ड कब कहेंगे, तो जब D10 रहेगा तब, इससे ज्यादा होगा D5 का, इससे ज्यादा होगा D1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो। उसी तरह से अगर हम P सब सेल की बात करेंगे तो उसमें P6 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद P3 का, और सबसे कम होगा P1 2 या 4 5 का, समझ गए। तो ये है, तो अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है तो अपने रिस्पेक्टिव एटम से आयनाइजेशन एनर्जी उसका ज्यादा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट कि एन एलिमेंट which have stable electronic configuration,
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक configuration then the ionization energy of just greater than just respective atom ठीक है। तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी उसके बगल वाले से ज्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। तो पीरियोडिक टेबल में एक यही पैटर्न है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। तो जनरल रूल हम आपको क्या बताए हैं कि जब आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन इसमें आपको स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी चेक करके ही आप अरेंजमेंट करेंगे। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखते हैं तो 1s2 2s2 और 2p2 पर खत्म होगा, और नाइट्रोजन वाला होगा 2p3 पर, और ऑक्सीजन वाला होगा 2p4 पर, और फ्लोरीन वाला होगा 2p5 पर। तो इसका ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन जो होगा, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, देखो सबसे लास्ट में फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का होगा। अब होना चाहिए था ऑक्सीजन का, लेकिन चूंकि यहाँ पर इसका और इसका कंपैरिजन कीजिएगा तो स्टेबिलिटी में P4 और P3 है, तो ये हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी पार्शियल फील्ड से ज्यादा होता है। ठीक है, पार्शियल फील्ड में जैसे इसमें 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो अब क्या कहता है कि जस्ट रेस्पेक्टिव एटम, मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा किसका, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज्यादा होगा किसका, ऑक्सीजन का, और तब सबसे लास्ट में होगा कार्बन का। उसी तरह से अगर इसको फर्स्ट आयनाइजेशन भी पूछता था हमारा आंसर यही होता। लेकिन अगर इस केस में अगर हम लोगों से पूछता है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि सब पर एक पॉजिटिव चार्ज आप डेवलप कर दोगे, ठीक है, प्लस, और फिर फ्लोरीन पर प्लस। तो यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा 2p1, यहाँ पर होगा 2p2, यहाँ पर होगा 2p3 और यहाँ पर होगा 2p4। ठीक है, तो अब देखो ये वाला ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है फ्लोरीन आयंस के कंपैरिजन में, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तब। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अब O प्लस का ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, O प्लस का ज्यादा होगा किससे बताओ, F प्लस से, उसके बाद होगा N प्लस से, उसके बाद होगा C प्लस से। तो ये हम लोगों का ऑर्डर है आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए। कब, जब कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड की बात होगा तब। इसमें सिंपल से याद रखना, फुल फील्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है तब हाफ फील्ड का, और तब पार्शियल फील्ड का होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो देखो कोई भी इफेक्ट जब न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है ना, जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट है, तो ये सब क्या करेगा, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो कोई भी इनर सेल के द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियस पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन एक लाइन में याद रखना, क्या हो जाएगा, द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इनर सेल। ठीक है ना, इनर सेल। अब जैसे ये न्यूक्लियस है तो देखो तो इसके चारों तरफ यहाँ एस है, यहाँ sp है, spd है। तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा, जो न्यूक्लियस का जितना करीब होता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा ऑर्डर, इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, एस का, एस के बाद होगा पी का, पी के बाद होगा डी का, डी के बाद होगा एफ का। दूसरा पॉइंट याद रखना कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एस कैरेक्टर, ग्रेटर द स्क्रीनिंग
इफेक्ट। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। इसका मतलब यह है कि एसपी का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद sp2 का, उसके बाद होगा sp3 का, क्योंकि इसमें 50% एस है, 50%, इसमें 33.33% एस है और इसमें 25% एस है। तो एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो याद रखना इसमें कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा वो होता है कि जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पर जेड स्टार को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जेड स्टार है। और जेड को हम लोग कहते हैं, ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और सिग्मा को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जैसे यहां पर n है, n-1 है, n-2 है, n-3 है, यहाँ पर सब सेल S एंड P है, यहाँ पर D एंड F है। अब देखो इसमें n में S और P में वैल्यू जो होता है वो 0.35 होता है, इसमें 0.85 होता है, इसमें बात करेंगे तो 1 होता है, इसमें फिर 0.85 होता है D और F में, और उसके बाद इस सब में कितना हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। एक चीज याद रखना, वैसे एटम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो उसका कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता है, वैसे एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसका कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, 0 मान के चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1, यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम, यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम हैज नो स्क्रीनिंग इफेक्ट, नो स्क्रीनिंग इफेक्ट। यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम जो होगा उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद एक चीज याद रखना कि आउटर इलेक्ट्रॉन हैज नो स्क्रीनिंग इफेक्ट, नो स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये बात को याद रखना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे वेनेडियम लेते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ये हो गया 23। अब इसमें याद रखना कि जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट जो होगा ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको n मानना। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है 4, तो इसको n मान लेंगे। अब n में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ n का वैल्यू 4 है, 1 घटा लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो n-1, यहाँ हो जाएगा n-1, यहाँ हो जाएगा n-2 और यहाँ हो जाएगा n-3। हाँ, और इसके बाद कांस्टेंट के लिए n-4 हो 5 हो, जहां तक जाओ में सभी में n का वैल्यू कितना होगा 1 1 1 होगा। अब देखो जैसे यहाँ वैल्यू ऑफ सिग्मा जो होगा, वैल्यू ऑफ सिग्मा वो देखो, तो सबसे बाहर में कौन है 4s, तो 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू, इसमें देखो S और P सब सेल की अगर हम बात करते हैं तो n में वैल्यू कितना है 0.35, तो 1 इंटू 0.35 प्लस, फिर उसके बाद देखो n-1 S और P में, तो n-1 S और P में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इंटू, हर बार आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन मत घटा देना, एक ही बार घटाना है, जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है उसको घटाना है। अब यहाँ से 8 इंटू वैल्यू कितना है तो 0.85, फिर प्लस यहाँ देखो n-1 3 है इंटू, तो जब n-1 3 वाला केस का अप्लाई करेंगे तो कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और फिर प्लस n-2 में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इंटू 1
और फिर प्लस हो जाएगा 2 और इनटू 1, तो यहाँ से सोल्व करो तो 0.35 प्लस 8 पंजे 40 के 0, 8 अठाई 64 मतलब 6.8 और फिर प्लस 3 और 8 2 8 3 11 2 13, देखो तो क्या हो जाएगा 13 6 19 19 1 20 मतलब 20.15। अब इसको इस फॉर्मूला में यूज कीजिए और आसानी से आ जाएगा। तो जेड स्टार जो होगा, जेड स्टार वो हो जाएगा 23 माइनस 20.15, दैट इज 2.85 हम लोगों का आंसर होगा। तो ये था स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू फाइंड आउट करना, और बहुत आसानी से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, समझ गए। सिर्फ इसमें ये जो टेबल हम बनाए हैं, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। इसके आगे भी याद रखना, जैसे n-4 हो, n-5 हो, n-6 हो, कुछ भी हो, तुम आसानी से क्या करना है, इसको बढ़ाते चला जाना। कितना होगा 1 और 1 होगा। और इस फॉर्मूला को याद रखना स्क्रीनिंग कांस्टेंट में। यहाँ जो हम लिखे हैं कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता है, तो इसमें सब में से मत घटाना। जो एक इलेक्ट्रॉन सबसे जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज्यादा रहेगा, सिर्फ उसमें से घटाना है। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं साइज ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है आयनिक रेडियस के बारे में, या इसी को हम लोग कहते हैं साइज ऑफ एटम के बारे में। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किस एटम का साइज बड़ा है, किस एटम का साइज छोटा है। उसके लिए दो बात याद रखना। पॉइंट नंबर 1 कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर greater the साइज ऑफ आयंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि सोडियम प्लस है, उसके बाद सोडियम के बाद नियोन है, और फिर मान लो कि फ्लोरीन पर माइनस है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन देखो तो कैसे निकलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो 11 में से एक घट जाएगा। प्लस का मतलब है घटा देना, तो 10 हो जाएगा। नियोन का ऑलरेडी 10 हो जाता है, यहाँ फ्लोरीन है तो 9 प्लस 1 तो कितना आ गया 10। तो सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को ना कहेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इसमें हमको साइज फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि याद रखिएगा कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ E बाई जेड रेशियो ग्रेटर द साइज। E बाई जेड रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही साइज होगा, और E इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और जेड एटॉमिक नंबर को। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है एटॉमिक नंबर। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ऑक्सीजन पर 2 माइनस है, फ्लोरीन पर 1 माइनस है, नियोन है, और फिर सोडियम पर प्लस है, और मैग्नीशियम पर 2 प्लस है। तो हमको E बाई जेड निकालना है, तो सबसे पहले E लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 8, तो 8 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो 10, ये भी 10 10 10 और ये भी 10। और जेड का वैल्यू सब में कितना है, तो ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम 11 और मैग्नीशियम का कितना होता है 12। अब गौर से देखो, यहाँ E बाई जेड रेशियो निकालना है, तो E बाई जेड रेशियो, तो यहाँ आपका 10/8 है, यहाँ 10/9 है, और यहाँ 10/10 है, और फिर यहाँ भी क्या है 10/11 है, और यहाँ 10/12 है। अब इसमें याद रखना कि जितना ज्यादा मतलब डिनोमिनेटर होगा, वैल्यू उतना ही छोटा होगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज होगा, या रेडियस, ऑर्डर ऑफ साइज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा O2 माइनस,
उसके बाद F2-, उसके बाद होता है नियोन, उसके बाद सोडियम पर प्लस, और उसके बाद होता है मैग्नीशियम पर 2+। ये इसका सही ऑर्डर है। तो किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में सिंपल आप इलेक्ट्रॉन और जेड को डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। जिसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा, और जिसमें डिनोमिनेटर कम होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा। तो जब उसका वैल्यू बड़ा होगा तो उसका साइज भी बड़ा होगा। तो ये ओवरऑल कंप्लीट टॉपिक था हम लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी, समझ गए। इसके बाद हम लोग आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियोडिक टेबल का ये 3 चीज जान है, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो पीरियोडिक टेबल को हम मजबूत क्यों करें, ये सबसे जरूरी बात है। पीरियोडिक टेबल के तुम मजबूत इसलिए करोगे क्योंकि बिना पीरियोडिक टेबल के तुम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ सकते हो, बिना पीरियोडिक टेबल के तुम ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म को डील नहीं कर सकते हो, बिना पीरियोडिक टेबल को एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हो। इसलिए किसी भी स्थिति में तुमको पीरियोडिक टेबल मजबूत करना ही होगा। ठीक है, ओके।